वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर 11th के लिए, दैट इज व्हाट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर जल्दी बताइए? एटॉमिक स्ट्रक्चर। हालांकि आप एनसीईआरटी गौर करोगे तो चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से। बोलो यार ये सुनो, हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक ही बात है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी चेक करोगे तो चैप्टर नंबर 2 नजर आएगा। हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी बोला कि अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। बेहद ही शानदार चैप्टर, थोड़ा बड़ा भी है बट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बेसिक्स जानते हैं। एटम्स के बारे में बेसिक जानकारी आपकी कितनी है? चलो देखते हैं। मान लो ये सर्कुलर शेप, ठीक है, इसके बीच में एक गोला है, गोला होता है पॉजिटिव, अग्री करते हो? पहली बात तो ये शेप कैसा है, सेंटर पे जो रखा हुआ है इसका नाम क्या है पहले ये बताओ? न्यूक्लियस। क्या कहते हो बोलो? न्यूक्लियस कहते हैं क्या? और इसके चारों तरफ जो ये बाउंड्री लाइन बनी है इसको क्या कहते हैं? सेल। सेल में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रॉन इन माइग्रेटिंग इनसाइड द सेल, अग्रीड और नॉट? चलिए अब सवाल है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं आपके अकॉर्डिंग, और कौन होता है? प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को टुगेदर विथ, एक साथ हम नाम देते हैं और उसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं बोलो? Those which reside inside the nucleus is called as a nucleons, ठीक है। अब इनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? दिस आर द इलेक्ट्रॉन, यहाँ न्यूट्रॉन और क्या जल्दी बताइए? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हम एक साथ इन तीनों भाई साहब को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो सब कोई? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये एटम्स के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली तीन होते हैं, कुछ कुछ जानकारी आपको भी होगी। चलो कुछ बात कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसा चार्ज होता है बोलो? निगेटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, अग्री? प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, अग्री? चलिए न्यूक्लियस की अगर शेप के बारे में डिस्कशन किया जाए तो इसका शेप कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस? इट इज एक्चुअली अ 3 डायमेंशनल शेप। और ये हो स्फेरिक। कैसा होता है बोलो? स्फेरिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा शेप होता है? स्फेरिक। और अगर स्फेरिकल है बच्चा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बोलो सब कोई? 4/3 पाई आर क्यूब, अग्रीड और नॉट? 4/3 पाई आर क्यूब। और मान लो आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर जहां पे रेडियस है किसका, जल्दी बोल? न्यूक्लियस का। मेरी बात को गौर से समझिएगा, रेडियस ऑफ क्या जल्दी बताइए? न्यूक्लियस। इसके अंदर दो प्रजातियां रह रही हैं, एक का न्यूट्रॉन नाम है और एक का क्या नाम है? प्रोटॉन। इनके नंबर्स को, न्यूक्लियस के टोटल नंबर को हम लोग जो कहते हैं, कौन सा नंबर जल्दी बताओ? कहते हैं। और इसे डेजिग्नेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है विथ ए। तो इसका डेजिग्नेशन या इसका रिप्रेजेंटेशन हम ए से करेंगे। किससे करेंगे? ए से। और उसको जनरल लैंग्वेज में मास नंबर का टैग दिया जाता है। कौन सा नंबर दिया जाता है? मास। जितनी संख्या न्यूक्लियॉन्स की, न्यूक्लियस क्या हो गया? माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रहा? डेजिग्नेशन देखते हैं यहाँ पे, मास नंबर ए है। मास नंबर क्या है जल्दी बताइए? ए।
मास किसको कहते हैं जल्दी बताओ? मास नंबर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स को कौन सा नंबर कहते हैं जल्दी बताइए? मास नंबर। अगर ये मास नंबर है तो मास नंबर न्यूक्लियस के अंदर रह रहे न्यूट्रॉन और किसका होता है जल्दी बताइए? प्रोटॉन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ए से। ये कैसे शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। और अगर कोई चीज स्फेरिकल शेप का है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 4/3 पाई आर क्यूब। अग्रीड और नॉट? ठीक है। अब सोचो, इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स के अंदर न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर आ रहे हैं, रह रहे हैं, आ रहे हैं, रह रहे हैं, आ रहे हैं, रह रहे हैं, मान के चलो। अगर नंबर्स बढ़ती जाए तो मुझे जिस कमरे में, मान के चलो ऐसे करके, ये दो पर्सन है, एक का नाम है न्यूट्रॉन और एक का नाम है प्रोटॉन। बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूट्रॉन आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोटॉन आ रहे हैं, एक कमरे में बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। बताओ, अगर वो संख्या बढ़ती जाए तो मुझे कमरे का साइज बड़ा करना पड़ेगा या छोटा? जितना बड़ा कमरे का साइज होगा उतने आराम से आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बैठा पाएंगे। मानते नहीं मानते? तो मैं क्या कह दूं कि ये जो न्यूक्लियस का साइज है, बोलो यार ये सोनू, न्यूक्लियस का साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसके अंदर कितने लोग बैठे हैं, हाँ या ना? ए मतलब मास नंबर के। अरे यार यस और नो? जितना ए का संख्या बढ़ेगा उतना वॉल्यूम भी बढ़ेगा। समझ में आ रही बात है? मतलब अगर बड़ा कमरा चाहिए ज्यादा लोग को बैठाने के लिए, छोटा कमरा चाहिए कम लोग को बैठाने के लिए, तो ए मेरे लिए कौन सा नंबर है जल्दी बोलो? मास नंबर। मास नंबर मतलब किसका नंबर? टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। जितना इसका नंबर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम भी बढ़ेगा, या दूसरी बात ऐसे कह लो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाने के लिए बड़े कमरे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ या ना? सीधा रूल है। अब मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो मैथ्स कहता है कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने फिजिक्स में भी सीखा था। मल्टीप्लाइड बाई ए। मल्टीप्लाइड बाई क्या जल्दी बताइए? ए। कोई दिक्कत? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? 3k आ जाएगा। नीचे कर दो 4 पाई इंटू ए। समझ में आई बात है? क्या लिखा बोलो यहाँ से? 3k/4 पाई इंटू क्या चीज? ए। कर दिया यहाँ से। के कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। पाई भी क्या है? कांस्टेंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो सब कोई? आर क्यूब इज इक्वल टू 3k/4 पाई इंटू ए। आया ना? तो आर बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो यहाँ से? 3k/4 पाई। जब क्यूब को उधर भेजते हैं तो क्या लगाएंगे बोलो? पावर में 1/3। अरे हाँ या ना? और यहाँ भी पावर में कितना लगा देंगे? 1/3। क्या ये बातें सबको समझ में आई कैसे किया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आर मेरे लिए क्या था जल्दी बोलो? आर था रेडियस। किसका रेडियस? किसका रेडियस? न्यूक्लियस का रेडियस। अरे बोलो हाँ या ना? अब चलिए बताइए, ये नंबर 3, ये के, ये 4, ये पाई, सबके सब कांस्टेंट वेरिएबल, सबके सब कांस्टेंट है। ये पूरा नंबर ही क्या है? कांस्टेंट। तो एक बात बताना, मेरे पास एक नंबर है 27। क्या है बोलो? 27। मैंने उसके ऊपर लगाया 1/3। क्या लगाया? 1/3 समझाने के लिए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब? 27 को पावर में कितना? 1/3। 3 से 3 तो कितना नंबर आ गया? 3। अब बताओ, 27 कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है। क्या है बोलो? कांस्टेंट। और 3 भी क्या है बोलो? अगर ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? कांस्टेंट। इफ बोथ आर कांस्टेंट तो मैं कह सकता हूं 27 भी कांस्टेंट और 3 भी क्या है? कांस्टेंट। तो सोचो, इसके अंदर 3k/4 पाई कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो इसके ऊपर लगा हुआ 1/3 भी क्या देगा? एक फाइनल कांस्टेंट देगा क्या? तो मैं उसको क्या ऐसे करके k डैश से रिप्रेजेंट कर दूंगा क्या? किससे रिप्रेजेंट करूंगा? k डैश से। अरे यार वो एक कांस्टेंट ही होगा ना। 27 क्या था मेरे लिए? तो 3 भी क्या है? तो उससे निकला हुआ एक नंबर भी कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो कांस्टेंट है, सीधी बात है। अरे आया नहीं आया? तो अगर कांस्टेंट है तो इसको a पे पावर 1/3 डाल सकते हैं। आया ना? कोई दिक्कत? बट इसका कोई ना कोई एक वैल्यू है केमिस्ट्री के अंदर, और वो क्या वैल्यू है गौर करेंगे सभी कोई। द वैल्यू इज 3k/4 पाई का डेटा जो होता है पावर में 1/3, इसका डेटा होता है R0 के बराबर। किसके बराबर? R0। जब कभी भी पूरे साइंस के अंदर ऐसे लिखा मिले
तो इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करना है, आर और नीचे लिखना है नॉट, और क्या बोलना है इसको, आर नॉट, क्या बोलना है, आर नॉट, के साइलेंट, इज इट ओके। तो मैं इसके जगह लिखने जा रहा हूँ आर नॉट, क्या लिखने जा रहा हूँ, आर इज इक्वल टू आर नॉट, ए पे पावर क्या चीज जल्दी बोलो, 1/3, ए पे पावर क्या चीज 1/3, और आर नॉट का डेटा जो होता है बच्चे वो फिक्स होता है, वो होता है 1.01 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है बोलो सब कोई, 1.01 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और ये रेडियस है हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का, क्या बोला, ये रेडियस है हाइड्रोजन एटम के क्या चीज का, न्यूक्लियस का। हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा ना, उसका भी शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा तो रेडियस होगा ना, तो उसका रेडियस इतना ही आता है। और दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूनतम सबसे छोटा मीजर किया हुआ डिस्टेंस यही माना जाता है, इसको कहते हैं 1 फर्मी मीटर, लगभग कितना फर्मी मीटर, 1 FM, एंड FM स्टैंड्स फॉर फर्मी मीटर, बोलो मेरे साथ क्या चीज, फर्मी मीटर। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति। तो आज हम लोगों ने एक न्यू चीज सीखा कि हम किस प्रकार से किसी एटम के अंदर रह रहे न्यूक्लियस का रेडियस पता कर सकते हैं, और वो कैसे शेप का होता है, स्फेरिकल, तो उसका रेडियस शेप होगा, और रेडियस का डेटा ये आता है निकल, हाँ आर नॉट कांस्टेंट, फिक्स है ना, बोला तो, रेडियस ऑफ, अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस का साइज एक ही होगा ना, 10 थोड़ी हो सकते हैं, वो 1 फर्मी मीटर के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर, 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। क्या मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ये समझ में आया कैसे डेटा निकाला। व्हाट वाज द फाइनल कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन, सारे बच्चे बताना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जल्दी बोलो सब कोई, आर इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू आर नॉट इनटू ए पे पावर 1/3, ए क्या है, ए क्या है बोलो, अरे ए क्या है यार, लिखाया तो, मास नंबर, मास नंबर मींस व्हाट, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किन्हें कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स को कहते हैं, अरे हाँ या ना। तो आर का डेटा है बच्चे, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पे पावर 1/3, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इसी से लगे हाथ, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब चलिए एक कहानी और समझते हैं, गौर कीजिएगा सभी कोई, अभी हम संडे पार्ट पे धीरे धीरे निकल के हम बाहर आएंगे, ठीक है। अब सोचो, अगर ये स्फेरिकल शेप का है, क्या शेप का है, स्फेरिकल, तो अगर ये स्फेरिकल शेप का है तो इसके अंदर दो चीजें होंगी, इसके अंदर मास होगा, अरे बोलो हाँ या ना, क्या होगा बोलो, मास, क्योंकि ये गोला है तो उसका मास होगा ही, क्योंकि हर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, मास, इसका मास होगा, और इसके अंदर वॉल्यूम तुम्हें पता ही, अभी निकाला तुमने यार, यस और नो। और अगर किसी चीज के अंदर मास और वॉल्यूम प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होता है, मास और वॉल्यूम, तो उससे निकलने वाली चीज एक और निकल के आती है, और उसे हम लोग कहते हैं डेंसिटी, क्या कहते हैं बोलो, डेंसिटी। और आज हम पता करने जा रहे हैं कि इस न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है, क्या पता करने जा रहे हैं, न्यूक्लियस की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे जल्दी बोलो सबको, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास कैसे मेजर करेंगे, चलिए समझाते हैं इस बात को और एक अच्छे तरीके से। मान के चलो एक स्फेरिकल शेप का रूम है, स्फेरिकल शेप का क्या है, रूम है, और उसकी दीवारें, वॉल्स, उसकी जो वॉल्स है वो सब मासलेस है, उसके अंदर मास नहीं है। अब सोचो उसके अंदर बैठा हर एक आदमी जो जाके अंदर बैठ रहा है, अगर वो बैठता जाए बैठता जाए बैठता जाए, और मैं तुम कल की पूछता हूँ कि उस रूम का मास कितना है, मैंने कहा उसकी दीवार का मास नहीं है, और पर्सन्स बैठे जा रहे हैं उसके अंदर जाके, तो मैं पूछता हूँ क्या उसका मास होगा, तो तुम क्या कहोगे, सारे पर्सन्स के मास को जोड़ दीजिए, क्या उस पूरे गोले का मास नहीं आ जाएगा। अरे नॉर्मल कंसेप्ट है यार, एक टोकरी है, टोकरी का कोई वजन ही नहीं है, उसके अंदर 100 आम रख दिए तो वजन कितना होगा उस टोकरी का, 100 आम के बराबर। वैसे जितने पर्सन बैठ रहे हैं उनके वजन को अगर देख लिया जाए तो मास पता चल जाएगा क्या। तो सोचो इसका मास कैसे निकालेंगे। मैंने कुछ अभी बोला था आपको, मैंने कहा था z इज इक्वल टू कौन सा नंबर, सॉरी a इज इक्वल टू कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, मास नंबर, अरे बोलो हाँ या ना, कौन सा नंबर, मास, मतलब ये टोटल नंबर है न्यूक्लियॉन्स का। और मैं मान लेता हूं स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ किसका न्यूक्लियॉन, हर एक न्यूक्लियॉन्स का मास है, ठीक है।
उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब किसका न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन और किसका, प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास एकदम सेम होते हैं, लगभग आसपास होते हैं, ठीक है। अगर मासेस सेम है तो क्या मैं मास को कह दूंगा, क्या मास बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय ए। कौन कौन मेरी बात को समझ गए, हाँ या ना, अरे बोलो यार। सिंपल गेम है, अभी क्या सिखाया था, एक टोकरी में 10 आम है, हर एक आम का वजन 1 किलो के बराबर है, तो 10 आम का वजन कितने के बराबर, कैसे निकाल, कैसे निकाला, अरे 1 × 10 कितने टोटल नंबर्स हैं, कितने टोटल नंबर्स हैं, ए हैं, और हर एक का मास कितने के बराबर, एम के बराबर, कैसे निकालोगे मास, एम इंटू ए, अरे बोलो हाँ या ना, एम इंटू क्या चीज ए, तो यहाँ एम इंटू ए आ जाएगा, तो यहाँ क्या मैं लिख दूंगा एम इंटू ए, अरे यार आया नहीं आया, सिंपल गेम है, वॉल्यूम निकाला क्या तुमने, वॉल्यूम कैसे शेप का है जल्दी बोलो ये, तो क्या वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, अग्रीड और नॉट, आर का डेटा कहीं दिख रहा है बोर्ड पर, क्या है बोलो आर का वैल्यू, आर नॉट ए पे पावर 1/3, अग्रीड, तो सुन लो सब कोई, m इंटू ए बाई 4/3 पाई इंटू आर, और आर का वैल्यू कितने के बराबर, और नॉट ए पे पावर 1/3 का क्यूब, अग्रीड, तो फर्दर ये लिखा जा सकता है m इंटू ए बाई 4/3 पाई, इसको ओपन करेंगे क्या, तो इट कम्स टू बी आर नॉट का क्यूब इंटू ए पे पावर 1/3 इंटू 3, हाँ या ना, हो जाएगा क्या, कुछ कुछ कैंसिल आउट होगा, यस, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच्चे बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा ये ए, ऊपर भी ए और नीचे भी ए, कैंसिल हो जाएगा क्या, क्या बच जाएगा फाइनल डेटा जल्दी बोलो, डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, रो से, इसे कहा जाता है रो, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रो, तो डेंसिटी बराबर कितने के बराबर हुआ बोलो, मास बाई, बोलो बोलो सब कोई, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, 3 किधर चला जाएगा, ऊपर फ्लिप करके चला जाएगा, तो क्या डेटा आया बोलो मेरे पास, 3m बाई, बोलो बोलो, 4 पाई आर नॉट इंटू क्यूब, यार यस और नो, तो डेंसिटी का डेटा आया मेरे पास रो बराबर 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब, यस और नो, बोलो भाई सभी, डेंसिटी आया क्या, और ये क्या है मेरे पास, रेडियस। अब एक बात बताओ, डेंसिटी के डेटा पे गौर करो और बोलो कोई भी चीज ऐसा इसके नंबर में दिखाई दे रहा है जो कि बदल सकता है, देखो और सोचो, ऐसा एक चीज जो बदल सकता है या फिर सबके सब फिक्स है, देखो, सोच लो और सोच समझ के आंसर करना, सोचो सोचो, चलिए बताइएगा क्या चेंज हो सकता है, कोई नॉट बदल जाएगा, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ सब चौपट था अभी, बोर्ड पे लिखा है इस दिस डाटा इज कांस्टेंट, फिर बोल रहे हैं बदल सकता है, क्लियर तो इंडिकेट किया था ये फिक्स है, लिखा है ना भाई आपके आगे, कैसे आप बोले बदल सकता है, पाई बदलेगा क्या, पाई बदलेगा क्या, 4 बदलेगा क्या, 3 बदलेगा क्या, मास बदल जाएगा एकाएक क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, तो कुछ तो बदल ही नहीं रहा, अरे बोलो हाँ या ना, आर नॉट तो बोल दिया ना कितने के बराबर है, जल्दी बोलो, आर नॉट कितने के बराबर है, हेलो, हेलो,
पाई आर नॉट क्यूब। अब बताना सबको, प्लीज फोकस है। एम क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? अब बोलो यार, एम क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? अरे एम बदल जाएगा क्या? तुम्हारा मास बदल जाएगा घर जाते जाते क्या? तो फिक्स या वेरिएबल? फिक्स। रियलिस्टिक सोचो, ऐसा नहीं सोचो साइंस को कि कुछ नया आ रहा है। रियल लाइफ में सोचो ना, तुम यहाँ से घर गए, तुम्हारा मास चेंज हो गया, अजीब सी बात है ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नेचर ने मास एक ही बनाया होगा ना, कैसे वो बदल जाएगा रहते रहते? रेडियस मैंने तुमको बोल दिया एक नंबर के बराबर, जिसको 1 फर्मी मीटर कहते हैं। तो हाउ डज इट विल गोइंग टू बी चेंज? बदलेगा नहीं। अब चलिए स्मॉल एम का डेटा हम लोग थोड़ा पता कर लेते हैं। स्मॉल एम का जो डेटा होता है, लगभग याद रखिएगा, ये लगभग बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। आगे इसका चर्चा करेंगे इतने के बराबर होता है। और आर नॉट का भी डेटा आपको पता है। तो चलो पुट करते हैं सबको। 3 इंटू एम का वैल्यू कितने के बराबर? 1.67 इंटू 10⁻27 बाय 4 पाई। पाई का डेटा 3.14 या 22/7, आपका मन जो रख लो। आर नॉट का डेटा कितने के बराबर है बोलो? 1.01 माइनस 15 मीटर का होल क्यूब। अरे बोलो यार ये सुनो। अब इस डेटा को सॉल्व करने के बाद एक डेटा और मिलेगा, और वो नंबर होगा बच्चे 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अब गौर से समझना, वो रियलिस्टिक ट्रूथ जो आप भी पढ़े हो, पूरा का पूरा एटम आपने भी पढ़ा है बचपन से, और आपको आज पता चला कि न्यूक्लियस पे ना जाने कितनी चर्चा हो सकती है। एक तो पहली बात, न्यूक्लियस का शेप, और जैसे शेप पकड़ा बस बहुत सारी कहानियां निकलना चालू हो गई। उसका रेडियस आ गया, उसकी डेंसिटी आ गई, प्लस में है सभी। और सोचो, अजीब सा डेटा है। रेडियस गौर करो कितना है इसका, -15। मैंने कुछ बोला था, दुनिया का स्मॉलेस्ट मेजर डिस्टेंस इसे माना गया। हालांकि और भी खोज की गई है। देखो, किसी को भी ना एब्सोल्यूट ट्रूथ मत मानना हमेशा साइंस के अंदर, बिकॉज हर डिस्कवरी के बाद कोई चीज पीछे हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा माना गया, तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हो गए जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हो गए। समझ में आई बातें? तो अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी इट विल गोइंग टू बी चेंज। नथिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नथिंग इज एब्सोल्युटली राइट, डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंट्स, और कितने ज्यादा डेप्थ लेवल पे आप जाके साइंस के अंदर पढ़ाई कर रहे हो। बट जो रिटर्न है बोर्ड के ऊपर, उसके अनुसार अगर डेटा को गौर किया जाए, तो इसके रेडियस का वैल्यू 10 पे पावर -15 है, और इसके डेंसिटी में 10 पे पावर +17 है। अरे यार हाँ या ना? सॉरी, मैथमेटिक्स सोचो, 10 पे पावर +17 मतलब एक के बाद 17 जीरोस लगे हुए, और 17 जीरोस मतलब डेटा नहीं है, यूज डेटा है। यूज डेटा मतलब डेंसिटी किसी भी चीज के भारीपन को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना, क्या चीज को? भारीपन को, कि उसका वजन कितना फील कर पा रहे हो। जैसे कि 1 केजी, 1 केजी चावल को ले जाना थोड़ा सा वजनदार लगेगा, इन कंपेयर टू 1 केजी पफ्ड राइस को ले जाना, मुरही जिसको कहते हो। अरे हाँ या ना? 1 केजी मुरही के बैग को आराम से घुमा लो, बट 1 केजी राइस थोड़ा सा आपको वजनदार नजर आएगा। हालांकि दोनों 1 किलोग्राम का है, बट वजन किस में ज्यादा लग रहा है? चावल में। क्यों चावल में लग रहा है? क्योंकि भैया उसकी डेंसिटी, डेंसिटी एक जहाज पे लाखों किलो नेल्स लगे होते हैं, बट जहाज डूबता नहीं। बट एक नेल को पानी के अंदर ले जाओ तो वो डूब जाता है। रीजन ये है क्योंकि जहाज की डेंसिटी नेल के कंपेयर में बहुत कम है, बट जहाज का मास नेल के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो मास से कोई चीज डूबता या उठता नहीं है, डेंसिटी से कोई चीज डूबता या उठता है। और गौर करो इसके डेंसिटी पे क्या डेटा लिखा हुआ है, 10 पे पावर 17। मतलब दुनिया का ह्यूमंगस डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर बसता है। और इतना भारी होता है ये कि आप इसको संभाल नहीं सकते जनरली। इसीलिए डेंसिटी पूरे एटम की, पूरे न्यूक्लियस का जो मास है, पूरे एटम का जो मास है, वो केवल कंसंट्रेटेड होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि इसकी डेंसिटी एक्सट्रीमली हाई, हाई नहीं कह सकते, एक्सट्रीमली हाई कह सकते हैं इसको। भाई समझ रहे हो ना? 10 पे पावर 17 इज ए ह्यूज डेटा भाई, एक के बाद 17 जीरोस लगाने हैं मुझे। और डिस्टेंस कितना है? बहुत छोटा। तो सोच के बताओ, इतनी छोटी चीज का इतना ज्यादा डेंसिटी, इस कारण से एटम के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं
जो न्यूक्लियस की ओवर केवल पढ़ाई जाती है, और उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में जाके न्यूक्लियर साइंस के अंदर। समझ में आई बात है? तो चलो सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले जानकारी किसका होना चाहिए, जल्दी बताइए, न्यूक्लियस का। तो चलो रिवाइज करते हैं एक चीज को। न्यूक्लियस कैसे शेप का होता है, सारे बच्चे? क्या वॉल्यूम होता है? सारे बच्चे बोलेंगे 4/3 πr³ में आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका नाम क्या है? न्यूक्लियॉन्स। और उन्हें किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। कोई दिक्कत कोई होती? जो पार्टिकल्स एटम के अंदर रह रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बेसिकली कितने होते हैं ये? कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हम लोग न्यूक्लियस के अंदर किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बाहर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन पे। क्या कोई दिक्कत? क्या मैं किसी रूम में बैठे हुए आदमी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी ले सकता हूँ कि उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है? क्योंकि बड़ा रूम चाहिए ज्यादा आदमी आएगा, कम छोटा रूम चाहिए कम आदमी आएगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। और r³ = 3k/4 इंटू क्या हो जाएगा? ए। यहां से इसको ट्रांसफर करो तो 3k/4 पे पावर 1/3 और ए पे पावर 1/3। ये नंबर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये किसके बराबर होगा? r0 के। और r0 का डेटा कितने के बराबर है? 1.01 × 10⁻⁻15 मीटर। इसको क्या कहते हैं? और 1 FM। और FM स्टैंड्स फॉर फर्मी मीटर। तो क्या बोल सकते हैं r की वैल्यू कितने के बराबर आया? r0 इंटू ए पे पावर 1/3। अच्छा चलो ये डेटा भी थोड़ा सही ही है। ये r डिपेंड कर रहा है ए पे। r किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे। सोच के बताओ। मैंने कहा कि A इज द मास नंबर एंड A इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बढ़ता जाएगा तो रेडियस भी तो बढ़ा होगा। इसलिए R किस पे डिपेंड कर रहा है? A पे। जब वहीं तुम डेंसिटी निकालने के लिए गए तो एक डेटा आया, बट ये डेटा को गौर करो, ये किसी पे निर्भर ही नहीं है। ये फुल्ली कांस्टेंट डेटा है। ना मास बदलेगा ना R बदलेगा, बट A तो बदल सकता है। हाइड्रोजन का अलग होगा मास नंबर, हीलियम का अलग होगा, लिथियम का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, सबका मास नंबर बदलता है। बट क्या डेंसिटी डिपेंडेंट है क्या? डेंसिटी किसी पे निर्भर नहीं कर रहा, और डेंसिटी का डेटा फिक्स होता है। और कितना होता है? वो 2.3 × 10⁻17 kg/m³। दुनिया का सबसे छोटा चीज के पास सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है। और ये अजीब है। मास वाइज ये इतना हल्का है, इतना हल्का है कि छोड़ दो, बट डेंसिटी इतनी हाई है। तो भैया डेंसिटी हाई होने का क्या मतलब होता है? डेंसिटी हाई होने का मतलब ये है कि अगर ये लोग अगर 2-400 के संख्या में आ गए तो इनको उठाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। मास से किसी चीज का भारीपन नहीं पता चलता। ध्यान रखना, गौर करो शब्दों को। मैंने कहा है मास से भारीपन पता नहीं चलता। भारीपन किसे कहते हैं? जब किसी चीज को आप वेट को उठाते हो ना, वेट को उठाने में जब आपको बहुत सारी ताकत लगे, वो उसका भारीपन है, उसका वेटनेस है। वजन को नापने का तरीका वेट है उसका। वो टोटली निर्भर करेगा कि उसकी डेंसिटी कितनी है। मास से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े मासेस को भी बहुत हल्का बनाया जा सकता है। जैसे कि मूढ़ी का एक पूरा बोरा एक 5 साल के बच्चे को भी दे दो जो 5 kg का है, 5 kg का एक बोरा है, आराम से उसको उठा के फेंक देगा। बोलो यार ये सुनो। वहीं 5 kg का एक लोहे का बॉल उस बच्चे को उठाने के लिए कहो, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो बच्चा उठा पाएगा। लॉजिक क्या है? क्योंकि 5 kg के बॉल के पास डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बट 5 kg मूढ़ी जो फैला हुआ है उसकी डेंसिटी बहुत कम है। टोटली निर्भर करता है कि उसका डेंसिटी कितनी है। तो एक अजीब सा डेटा आपके सामने है कि जो सबसे दुनिया का छोटा चीज है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए न्यूक्लियस को सबसे स्पेशल पार्ट माना गया है पूरे के पूरे एटम का। समझ में आ गई बातें? अब सुनना, सवाल पे थोड़ा सा देखते हैं क्या है। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं क्या? यहां से कंक्लूजन क्या निकला फाइनली? कंक्लूजन अगर देखा जाए तो कंक्लूजन हम लोग लास्ट में लिखेंगे बॉक्स के अंदर। क्या मैं कह सकता हूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? आप न्यूक्लियस को ऐसे लिख के प्लस डाल सकते हो डेजिग्नेशन, इससे पता चलता है न्यूक्लियस आपने लिखा है, ठीक ना? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन, किस पे निर्भर कर रहा है जल्दी बताओ? डिपेंड्स ऑन मास नंबर। किस पे निर्भर कर रहा है बोलो? मास नंबर। और मास नंबर क्या है बोलो? ए। क्लियर है यहां से?
और आगे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ व्हाट जल्दी बताइए, न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, इज व्हाट जल्दी बताइए, और कॉमा लगा के लिख देना इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ किसके जल्दी बताओ, ए, मतलब मास नंबर पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या ये दो डिस्कशन पहले क्लियर हुआ आप लोगों को? बोलो यार ये सोनू। और हम लोग सबसे पहले एटम्स के अंदर टॉपिक डालेंगे, पहला टॉपिक डालो न्यूक्लियस, क्या डालोगे, न्यूक्लियस, कॉपी ऑल द स्टफ्स ऑन द बोर्ड। सेम लेक्चर बच्चा रिकॉर्ड हो रहा है, सेशंस रिकॉर्डिंग सेशन चला जाएगा, आपको वीडियो लिंक शेयर हो जाएगा और जाके आप उसको घर पे वापस से ऑब्जर्व कर सकते हो एक ही चीज को, ठीक है। चलो करो, चल लिखिए सारा कुछ। हाँ तो लिखना है भाई, बैठे हुए हो।
क्या क्लियर है सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो दो चीजें हम लोगों ने क्या क्या किया, बोलो यहाँ से, द रेडियस एंड क्या जल्दी बताइए, डेंसिटी। ये डेटा को प्लीज दिमाग में फेड कर लेना। दुनिया का सबसे ज्यादा हेवीएस्ट डेंसिटी से माना गया है और सबसे ज्यादा छोटा डिस्टेंस माना गया है। दुनिया के सबसे छोटी चीज के पास सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है और वो न्यूक्लियस। ठीक है, बात को दिमाग में बैठा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। आइए कुछ सवाल इस पे किया जाए और ट्राई करते हैं कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 लिखिएगा। हो गया सबका लिखा हुआ? लिखो। ये दो लाइन लिख लेना फाइनली। रेडियस किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस डिपेंड कर रहा है मास पे, डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। कंक्लूजन लिख लीजिए प्लीज, लास्ट वाला। आप लोग सेम चीज जाके घर पे एक्सेस कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, आज से आपका प्लेलिस्ट बना के शेयर कर दिया जाएगा। वो एक लड़की नहीं आई हमें यहाँ पे आपके साथ रहती है, क्या नाम है उसका? हाँ, पटना जा और एक और थे ना मैथ्स में, संजय वेस की बच्ची थी, मैथ्स की स्टूडेंट नहीं थी, कल तो आई थी वो। हाँ, ये लिखा, बोलो भाई। चलिए फर्दर आगे बढ़े। ठीक है, तो वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट, जल्दी बताइए, डेंसिटी और क्या चीज, न्यूक्लियस, सॉरी रेडियस। आइए सवाल कैसे करते लिखिएगा। कंपेयर द, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द रेडियस ऑफ, कंपेयर द रेडियस ऑफ, कंपेयर द रेडियस ऑफ, कंपेयर द रेडियस ऑफ, कंपेयर द रेडियस ऑफ nucleus of two atoms, nucleus of two atoms, nucleus of two atoms having 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 atomic number of, atomic number of 64 and 27, 64 and 27। आइए सॉल्यूशन देखें। मान लो पहला वाला एटम 1 है, तो उसके लिए रेडियस लिखोगे R1 इज इक्वल टू आर नॉट तो फिक्स है, ए पे पावर 1/3, और ए का डेटा कितना दिया है बोलो, 64 पे पावर 1/3 है ना। दूसरे का लिखोगे R2 इज इक्वल टू आर नॉट, ए पे पावर 1/3, और ए का डेटा कितना दिया हुआ है, पावर कितना जल्दी बताइए 1/3। बोला दोनों को कंपेयर करो,
कंपेयर मतलब दोनों को डिवाइड करके देखो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलो, आर नॉट 64 पे पावर 1/3 बाई आर नॉट 27 पे पावर 1/3। क्या कॉमन चीज नजर आ रहा है? आर नॉट से आर नॉट 64 कितने का क्यूब हो जाएगा बोलो, और ये कितने का हो जाएगा? तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/3 इज द राइट रेशियो। इज इट ओके? तो R1:R2 का रेशियो कितने के बराबर? ठीक है। इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट लिखो, लिखो इसी में सेकेंड पार्ट, यही क्वेश्चन है, सेम पार्ट लिखेगा। इन द above क्वेश्चन, इन द above क्वेश्चन, इन द above क्वेश्चन, इन द above क्वेश्चन, इन द above क्वेश्चन compare the densities of the two nucleus. Compare, in the above question, compare the densities, compare the densities, compare the densities of two nucleus. Compare the densities of two nucleus. ठीक है, हम डेंसिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक, हेलो, कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ टू न्यूक्लियस। एक बात बताओ, पहले वाले का डेंसिटी D1 मानेंगे और दूसरे वाले कितना मानेंगे, D2? मैंने कहा जो डेंसिटी होता है उसका वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल है? फिक्स है। और क्या लिखा है, डेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, जबकि रेडियस डिपेंड, जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो डेंसिटी को D1 D2 या चाहो तो ρ1/ρ2, आपकी चॉइसेस। ठीक है, डेंसिटी का रेशियो दोनों के लिए क्या है, फिक्स है। कितना है बोलो, 2.3 इंटू 10⁻17, और इसके लिए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। याद रखना, डेंसिटी का रेशियो हमेशा बिना मास पे इंडिपेंडेंट होता है, तो उसका रेशियो हमेशा 1:1 ही आएगा। कितना आएगा बोलो, 1:1। समझ में आया? नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। कर लिए कॉपी? बोलो भाई, कोई दिक्कत? कंसेप्ट पूरा क्लियर है रेडियस और डेंसिटी का? चलिए, तो याद रखना, कभी भी डेंसिटी का रेशियो पूछे 1:1 इज द फाइनल आंसर, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, बट ये डिपेंड करेगा कि उसका कितना मास नंबर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लिखेगा अब टॉपिक चार्ज। हम लोगों ने पहला टॉपिक क्या पढ़ा बोलो, न्यूक्लियस। सेकेंड पढ़ने वाले हैं चार्ज, लिखोगे चार्ज। राइट डाउन द टॉपिक चार्ज। ठीक है, सबसे पहला सवाल, चार्ज होता क्या है? चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। आज तक हम लोगों ने मैटर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैटर। नो स्टॉप योर पेन, लुक हियर, पहले क्या पढ़ा है बोलो, मैटर।
मैटर में तीन तरह की चीजें पढ़ी है आप लोगों ने, कौन कौन से? सॉलिड पढ़ा होगा, लिक्विड और गैस। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। अगर सॉलिड लिक्विड गैस तीन तरह के मैटर है तो उनकी प्रॉपर्टीज होती है, डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट शेप, इंडेफिनिट वॉल्यूम वगैरह वगैरह, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसी का हाई है किसी का लो है, ये सारी बातें आपने पढ़ी। तो आज आप एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हो जो प्रॉपर्टी आप फील कर सकते हो बट देख नहीं सकते डायरेक्टली, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। अगर एक्सपीरियंस कर सकते हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे कि वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है जल्दी बोलो? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक स्टैंड्स फॉर द वर्ड उसकी आंतरिक बिहेवियर है, यू कैन जस्ट फील इट, यू कांट सी इट, देख नहीं सकते आप उसको, ठीक है। तो मैटर के अंदर एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, देखो तुम उसका वॉल्यूम देख सकते हो, मास देख सकते हो, समझ में आ रही बात है, यू कैन ऑब्जर्व इट। फिजिकल शेप कैसा है देख सकते हो, बट क्या ये देख सकते हो क्या, क्या ये पॉसिबल है कि उसके अंदर तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लो? उसका नहीं देख सकते। या फिर कोई चीज चार्ज या डिस्चार्ज है, ये चीज केवल फील किया जा सकता है, उसको टच करके उसके आसपास किसी चीज को ला के, लेकिन उसको डायरेक्टली आप देख नहीं सकते। जिस तरीके से वो प्रॉपर्टीज है मैटर की, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक। हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक, जो अंदर से हो, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये दो चीजें करता है, या तो ये एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस का मतलब इसको लगेगा आसपास ऐसा चीज है, या फिर ये खुद प्रोड्यूस करेगा। क्या बोला? या तो ये एक्सपीरियंस करेगा उस चीज को, या तो उसको प्रोड्यूस करेगा। किस चीज को करेगा? तो दो चीज को करेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो मैग्नेटिक फील्ड को। द मोस्ट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द चार्ज, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी बॉडी के अंदर ये बिहेवियर आ जाता है, या तो वो किसी भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करे कि वहां पे वो चीजें हैं, या तो वो बताए अगर नहीं है तो मैं प्रोड्यूस करके दिखा दूंगा। समझ में आ रही बात है? मान लो ये चार्ज, ये पेन चार्ज है, मुझे कैसे पता ये चार्ज है? तो मैं क्या करूंगा, इसको किसी, अब सोचना यहां से, ये चार्ज है, अब ये चार्ज है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसके सामने एक पेपर के बीट्स को लेके आता हूँ, छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को, तो जब ऐसे फाइबर को तुम रगड़ते हो किसी हेयरी बॉडी पे या बॉडी के ऊपर, तो इसके अंदर थोड़ा चार्ज आ जाता है, और जैसे उसको पेपर बीट के आगे ले जाओगे पेपर डांस करना चालू कर देगा। सोचो क्या हुआ? मैटर, ये मैटर है, सॉलिड है, उसकी एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब जो दिखाई दे नहीं रही है, जिसके कारण ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और जो वो पेपर बीट्स हैं वो भी तो मैटर है, बट वो क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ पे कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन में? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? और आगे चल के हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट बाद कौन सा फील्ड आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात है? याद रखना, वहां पे पेपर बिट्स एक्सपीरियंस कर रहा है और ये पेन प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आया? यहाँ से हो सकता है कभी कभी इस पेन को भी एक्सपीरियंस करना हो और पेपर बिट प्रोड्यूस कर दे, वो डिपेंड करेगा कंडीशन कैसा है। तो समझ में आ गई बात है? मैटर की वो प्रॉपर्टी जो दिखाई ना दे, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता है? एक्सपीरियंस या प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आई बात है? लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ द चार्ज, लिखो व्हाट इज चार्ज, लिखो व्हाट इज चार्ज, लिखो व्हाट इज चार्ज, लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज intrinsic property of any matter any matter by which either it produces
ऑब्लिक एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. Definition is written on the board. हेलो 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 हेलो. हाँ बोलिए. हाँ हाँ बोलिए. हाँ हाँ हाँ. इंग्लिश मीडियम है सर, दोनों बोर्ड्स के लिए इंग्लिश मीडियम ही है सर. डिफाइन करो, रटना नहीं है, रटना नहीं है, बोलो क्या है. कैसी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक का अपोजिट टर्म एक्सट्रिंसिक होता है. एक्सट्रिंसिक मतलब जो एक्सटर्नल बिहेवियर को आप देख सके. इंट्रिंसिक वो जो केवल फील किया जा सकता है. जैसे किसी का नेचर इंट्रिंसिक है, हमें क्या पता वो इंसान कैसे बिहेव का है, बुरा है या अच्छा है. एक्सट्रिंसिक मतलब वो मार्फोलॉजिकली कैसा दिखाई दे रहा है. समझ में आ गई बात है. तो किसी का भी कैसा प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो दुनिया में दो चीज कर सकता है. क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस या फिर एक्सपीरियंस. समझ में आ गई बात है. अब बहुत सारे चार्जेस है धरती पे, तो क्या क्या है. पहले ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट लिखो सब कुछ. ऐसा यूनिट इज कुलम. ऐसा यूनिट इज बहुत जल्दी बताइए, कुलम. ऐसा यूनिट इज कुलम. ऐसा यूनिट इज कुलम. लिखोगे ऐसा यूनिट इज कुलम. इसको हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला पढ़े ही हैं. इसका क्या हो जाता है बोलो, ए इंटू टी या फिर आई इंटू टी. ये पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो वो भी लिख लो, आई इंटू टी. ठीक है. अब चार्ज के एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं. एग्जांपल कौन कौन से है चार्ज के? कैन आई से इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो यार. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो लिखोगे सब कोई. इट्स -1.6 into 10 to the power of -19 कूलम. ठीक है. लेकिन याद रखना ये एसआई सिस्टम है. कौन सिस्टम है? सिस्टम. और सीजीएस या फिर एक ईएसयू सिस्टम होता है. कौन सा? ईएसयू सिस्टम. और 1 ईएसयू का डेटा होता है. इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. क्या लिखते हैं बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. और इसका डेटा होता है बच्चा 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 ईएसयू के बराबर.
1 कूलम इज इक्वल टू दिस, राइट डाउन इट। इसको कहते हैं सीजीएस सिस्टम। कौन सिस्टम में, जल्दी बताइए? सीजीएस। ये डेटा याद रखना। 4.8 इंटू 10 टू पावर ऑफ 10 ESU। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ऐसे करके लिखना सबसे बेहतर। 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 2 यूनिट पे डिफाइन किया जाता है। अगर सीजीएस में कहा तो ऐसे करोगे, एसआई में कहा तो ये कहो, ठीक है? माइनस साइन चिपका लेना है। लिखा गया? फिर से बता। अगर आपको एसआई पूछा तो -1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 कूलम, और अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा सीजीएस में तो -4.8 इंटू 10 टू पावर ऑफ -10 ESU। हाँ, क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। भाई तू 10th में आ गया, क्या पूछ रहा है तू? हाँ, ESU। सीजीएस का फुल फॉर्म नहीं पता है तुझे? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड 100 टाइम्स आ चुका है। क्या हुआ? तो लिखो लिखो। हेलो, हेलो। हाँ ठीक। राइट। तो फिर क्या नाम है, 9 के साथ से स्टार्ट होता है। के साथ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 70 से भेजे। मतलब सर मेरा स्टेशन चल रहा है अभी। काफी जल्दी बाहर आता है। मैथ के लिए पहले तो पता है। बायो के लिए फैकल्टी अलग। मेरा मास्टर। हाँ हाँ, टेंथ मेरा डीएवी था। डीएवी की। हाँ, 12th के खगड़िया डी। हाँ, और 12th से फिर केंद्रीय विद्यालय फिर ऐसा फोकस पर। डीएवी थी क्यों नहीं की सर? प्रोबेबली उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं चलता डीएवी का। नहीं सर, 12th डीएवी का नहीं था। ये जो बात है टू बी वेरी फ्रैंक, केंद्रीय विद्यालय में उतना होते नहीं। दोनों ही स्कूलिंग को ये था। ये कॉन्टेक्ट विद नेक्स्ट ये 11th में सर स्कूलिंग मतलब है। स्कूलिंग का कोई मतलब नहीं। हाँ मतलब है सर कि वो सर और
इज द कंसेप्ट इज क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। समझ में आया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? चलिए, और भी चार्जेस हो सकते हैं क्या? हाँ, पॉसिबल है। प्रोटॉन के बारे में सुना है क्या? अच्छा, कहानी भी सुनते चलो। इसका मास इतना है, सॉरी चार्ज इतना है, ईएसयू सिस्टम में इतना लिखेंगे, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कितना होता है तो ये बोलोगे, कोई बोलेगा एसआई यूनिट कितना है तो ये बोलोगे, ठीक है? अब अगर प्रोटॉन के बारे में पूछा जाए, अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, लिखो 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 लिखो, डेटा लिखो। इट्स 9.1 into 10 to the power of minus 31 kilograms. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, 9.1 into 10 to the power of minus 31 किलोग्राम, ठीक है? प्रोटॉन के बारे में पूछा जाए, व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो इसका जो माइनस है इसका प्लस में, ठीक है? व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? इट्स 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg. Read on this. ये इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है, बोलो यार ये सोनू। आपने नाम सुना होगा अल्फा पार्टिकल का, किसका जल्दी बताओ, सुना है क्या? आप लोगों ने एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सुना होगा, तो उसके अंदर अल्फा पार्टिकल सुना है? अल्फा पार्टिकल का चलो चार्ज सुनते हैं आज। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जितना चार्ज है उसका 2 गुना हो जाता है, तो 2 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम, ठीक है? And what is the mass of alpha particle? It's 4 times mass of proton. 4 times mass of what जल्दी बताइए, proton. 4 into 1.67 into 10 to the power of 66 into 10 to the power of minus 27 kg. Write down this data. Very important data. Is the concept is clear? कौन सा पार्टिकल पर है? अल्फा पार्टिकल। चलिए, और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है क्या? हाँ, एक पार्टिकल कहलाता है ड्यूट्रॉन, लिखो लिखो, ड्यूट्रॉन। इसका मास कितना होगा? उतना ही जितना प्रोटॉन का मास है, कितना, सॉरी मास इसका कितना होगा? 2 गुना मास ऑफ प्रोटॉन के। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? हाँ, इट्स न्यूट्रॉन। इट्स नॉट न्यूट्रॉन, इट्स न्यूट्रॉन। और ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है? व्हाट इज द चार्ज? चार्ज ऑफ प्रोटॉन इतना 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम। हम लोग कितने पार्टिकल्स पर है बोलो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन। और एक बताऊं क्या? एक होता है बच्चे ट्राइटन। क्या होता है? ट्राइटन। और ट्राइटन इज बेसिकली मास इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। ऐसे लिख लेना। Q is equals to QP. QP stands for charge on proton. MP stands for mass of proton. न्यूट्रॉन, ट्राइटन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। पढ़ लिया क्या? कोई दिक्कत? और बताऊं क्या? एक और होता है, उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। लिखो, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन is the spelling of positron.
लिखा। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का। क्या चीज बोलो? अजीब बात लग रहा है ना सुन के? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कब से पॉजिटिव होने लगा? बचपन का सारा कंसेप्ट कहाँ चला गया? बट ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिखो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। और सुनो इसका, इस पे चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इतना, मतलब ये प्लस में चार्ज होगा। बट इसका मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 किलोग्राम्स। क्या आपको नए नए पार्टिकल्स को एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है? बोलो हाँ या ना। हम लोगों ने कौन कौन से पार्टिकल पढ़े, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ट्राइटन, पॉजिट्रॉन। पढ़ा क्या? कितने पार्टिकल्स टोटल? 7, 6। याद रहेगा क्या? ये पार्टिकल्स के एग्जांपल है जो चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं और जिनके बारे में स्टडी करना है 11 से लेकर 12 तक में। क्लियर है यहाँ से? ये पार्टिकल्स बच्चे आपको पढ़ने हैं। अब एक कंपैरिजन आप याद रखोगे, ठीक है? कंपैरिजन क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कंपैरिजन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर एक नंबर, मेरे साथ बोलना, बताओ इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहां पे आया था, मतलब कहां से चीजें बदलने लगी थी जब हिस्ट्री में फाइट्स चल रहे थे? मॉडर्न इंडियन फ्रीडम के बारे में जब स्टोरीज आप पढ़ते हैं तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कहां पे चीजें बदलने लगी थी पूरी? उससे पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और हो रहा था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है 1947 से पहले का, भाई जहां पे चीजें बदलने लगी थी पूरी की पूरे। धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर काफी ज्यादा डिक्लाइन होने लगा था, कमजोर पड़ने लगा था। उसके बाद एक डेट काफी पॉपुलर है। हाँ, एक डेट काफी पॉपुलर, क्या बोल रहा है? बेवकूफ इंसान है क्या तू? इंडिया गेट पॉपुलर? मैं डेट बोल रहा हूँ, गेट बोल रहा हूँ। दिमाग नहीं काम करता क्या? वन ऑफ द डेट, अरे यार 1857 इज द वन ऑफ द पॉपुलर डेट। नहीं मालूम है क्या? इसी बैटल के बाद तो चीजें बदलने लगती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। हाँ या ना? अभी अभी पास हुए हो भैया, पास भी नहीं हुए, सॉरी फॉर दैट। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1857। 185 को बस हटा के 3 कर देना। क्या कर देना? 3। और ये डेटा रखना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। 57 नहीं, क्या याद रखो? 37। 1857 का वॉर पढ़ा है ना? 1837 याद रखना बस, 20 साल पीछे चले जाना। क्या ये डेटा याद रहेगा आप लोगों को? बोलो भाई। अब एक बच गया न्यूट्रॉन। क्या बच गया बोलो? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या नहीं होता? चार्ज। इसलिए इसको अलग से लिख लेना, ठीक है? हालांकि स्टार करके न्यूट्रॉन को, लेकिन न्यूट्रॉन चार्ज होता है क्या? न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस। इसलिए चार्ज के अंदर उसको नहीं लिख सकते। वो क्या होता है बोलो? बट याद रखना, चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये चार्ज की तरह बिहेव करता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो न्यूट्रॉन चार्जलेस है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, देखो सब कोई, 1.67 इंटू 10 टू पावर ऑफ -27 किलोग्राम्स। ठीक है? बट चार्ज और न्यूट्रॉन जो होता है बच्चे, वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। अब ये पार्टिकल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, अल्फा क्या है, ट्राइटन क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है, ये सारे पार्टिकल्स आपको आने चाहिए। बिकॉज भैया आप थोड़े स्टैंडर्ड वाले क्लास में पढ़, तो जानकारी भी आपकी उस स्तर पे होनी। ठीक है? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, समझ में आया सभी को? क्या क्या पढ़ा बोलो? फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा रेडियस, न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के दो ग्रुप हैं, उसका रेडियस और डेंसिटी। ठीक है? उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन हम लोगों ने क्लियर कर, और टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारे चार्जेस की इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है? अब वो कंपैरिजन याद रखना चाहिए। सुनो, सारे चार्ज को बेसिकली प्रोटॉन से कंपेयर किया गया है। किसे कंपेयर किया है? प्रोटॉन से। और एक पार्टिकल, ठीक है? तो ये कंपैरिजन डिजिट याद रखना। और प्रोबेबली इसको कहीं कहीं न्यूमेरिकल बनाने के पर्पज से इसे 1840 मान लेते हैं कुछ लोग। क्या मान लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है? क्योंकि 1837 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कैलकुलेशन में टफ होता है। समझ में आई बात है? तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1840 भी लिखा रहे तो गलत मत मानिएगा, ये सही होता है। लिख लो, लिख लो अप्रोक्सीमेट, ये साइन है नियर बाय का, नियर बाय इक्वल टू, या फिर नियर
नियर बाई का ये साइन है, इसके आसपास 180 डेटा यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो। क्या सभी को आज के कोई भी कंक्लूसरी थियरी में पूरा चेक कर लो, हड़बड़ाना नहीं है, क्लासेस आपके 9:30 बजे तक का है, ध्यान रखना, हड़बड़ाओ मत। आप देखो पूरा अभी से लेके शुरू से, कहीं पे कोई दिक्कत, कोई एक एक चीज को उल्टा के देख लो और मेरे से पूछो कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ हो, दिक्कत हुआ हो। अब आपके साथ एक और खासियत है कि आप घर पे जाके इसी चीज को वापस से देख सकते हैं। आज के आज आपका वीडियो अपडेट हो जाएगा, शाम आते आते वीडियो चला जाता है, ठीक है। लिंक शेयर कर देंगे, आप उसको वापस से देख सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ, कहीं कोई दिक्कत? 2 to 3 मिनट्स टाइम, हड़बड़ाओ बिल्कुल मत। आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे। और सुनो, मैं आपको रिवीजन का तरीका बताता हूँ। खैर आज तो बहुत आसान सी टॉपिक नहीं था, बट जानकारी के लिए बहुत कुछ मिला, बट टफ नहीं था। बाद में ये चीजें भास्ट ऑन होनी चालू होती है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स शानदार नहीं, बहुत डिमांडिंग और बहुत बेहद अच्छा चैप्टर माना जाता है। क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, फिजिक्स में आएगा, फिजिक्स में भी क्वेश्चंस है इसके, क्योंकि फिजिक्स में एटम नाम का चैप्टर +2 में पढ़ना है जाके, और 11th में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो आपको करना क्या तरीका में बता, नोट्स सबसे पहली बात, मैं टाइम देता हूँ आपको, नोट्स यहीं के यहीं बनाने हैं, ठीक है। सेकेंड, आपका जो फिजिक्स का लेक्चर है उसके अंदर नोट्स बना लिया आप। सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड जब आप रिवीजन बैठते हैं तो कैसे करना है रिवीजन, नोट्स ओपन करना है, पेंसिल लेना है, वीडियो को अगर आप सुन रखे हो तो अपने एडजस्टमेंट के अनुसार 1 से 1.5 1.25 1.75x पे लगा लो, वापस से सुनो, पेंसिल लो, अंडरलाइन करना चालू करो, बातें को सुनने की आदत डालो। वंस यू विजुअलाइज एंड लिसन टू एक थिंग्स 2 बार में वो चीजें इनक्रिप्ट हो जाती है ब्रेन के अंदर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का फ्लो है आपके पास, सवाल एक नहीं बहुत सारे करने होते हैं, तो आप पलट पलट के बार बार कितना डेटा होता है वो देखना अच्छी बात नहीं मानी जाती। समझ में आई बातें, ऑलरेडी आपके टिप पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये करोगे, आज तो फर्स्ट लेक्चर था, कल से हमारा फिजिक्स भी रिकॉर्ड होना चालू होगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते